नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग अक्षांश एवं देशांतर को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी एग्जाम में आए भी हैं और इस तरह के प्रश्न भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो आज हम लोग अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आएगा, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर उस प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है विषुवत रेखा है। ऑप्शन ए है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखाएं जो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को जोड़ती हैं उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं। इसका मतलब ये है कि पहले का ऑप्शन ए हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच घूमने वाली काल्पनिक रेखा, इसी को तो कहा जाता है विषुवत रेखा, और इसी को भूमध्य रेखा, बृहद एवं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले का ऑप्शन बी हो गया सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है विषुव या इक्विनॉक्स होता है जब। पहले समझिएगा विषुव या इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। विषुव या इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है दिन और रात बराबर होने की दशा। विषुव का मतलब होता है दिन और रात बराबर होने की दशा। तो चलिए इसमें हम लोग विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है दिन और रात बराबर होते हैं, तो दूसरे का ऑप्शन ए ही सही हो गया है कि दिन और रात बराबर होने की दशा को ही क्या कहा जाता है, विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर ... के ऊपर होता है। मतलब विषुव की दशा कब होती है, जब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ती हैं तब समूचे पृथ्वी पर विषुव की दशा पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है और इसी दशा को कहा जाता है विषुव। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सूरज की किरणें कहां पर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पर। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है ध्रुव, ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा। तो तीसरे का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। मतलब जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें या ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ेंगे तब विषुव की दशा घटेगी। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने विषुव की दशा आती है, 2 आती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। ऑप्शन ए है पूरे वर्ष, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन डी है वर्ष में 1 बार। तो अभी भी मैंने बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है और इस समय समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है और इसी दशा को कहा जाता है विषुव। इसका मतलब ये है सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, तो वर्ष में 2 बार। इसका मतलब ये है कि चौथे का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अब हम लोग पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है। ऑप्शन ए है आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन बी है विषुवत वृत्त, ऑप्शन सी है कर्क रेखा, ऑप्शन डी है मकर रेखा। तो बताइए सबसे बड़ी वृत्त कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है बृहद वृत्त, क्योंकि यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, इसीलिए इसी को बृहद वृत्त कहा जाता है। बाकी विषुवत रेखा को छोड़कर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सभी अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है लघु वृत्त। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पाँचवें का कौन सा सही हो जाएगा, तो पाँचवें का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा कहलाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसमें कौन सा विकल्प है देखते हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी है 66.5 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी है 180 डिग्री देशांतर। इसका मतलब ये है कि छठे का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का और साथ ही साथ 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया था और इसके लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में सम्मेलन भी हुआ था, ये मैंने आपको बताया है। इसका मतलब ये है कि सातवें का कौन सा सही हो जाएगा, तो सातवें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1884। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी है 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी है 180 डिग्री
पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 180 डिग्री को ही तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाया गया है कि मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान से कोणीय दूरी की माप को क्या कहा जाता है, तो कोणीय दूरी की माप को कहा जाता है अक्षांश। ठीक है, तो ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा विकल्प है। ऑप्शन ए है प्रधान देशांतर, ऑप्शन बी है देशांतर, ऑप्शन सी है अक्षांश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षांश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की आकृति कैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। जब विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी व्यास की भी लंबाई ज़्यादा होगी, इसकी त्रिज्या की भी लंबाई ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे विषुवत रेखा की वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी पाई जाती है। जब उसकी लंबाई में कमी पाई जाएगी उसका मतलब है उसके व्यास में भी कमी पाई जाएगी, उसकी त्रिज्या में भी कमी पाई जाएगी। ठीक है, जिसमें विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है यह स्थिर रहता है, ऑप्शन बी है यह घटता है, ऑप्शन सी है यह बढ़ता रहता है, और ऑप्शन डी है पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जैसे जैसे उत्तर की ओर मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे क्या होगा, यह घटता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है, कर्क रेखा को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आर्कटिक रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, और अंटार्कटिक रेखा को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा भी कहा जाता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए है 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 21 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 121 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कहा जाए या अक्षांश के बीच की दूरी कहा जाए तो ये होता है 111 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 12वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा, एक तो ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके बाद पूछा गया और ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। इसमें कौन कौन सा विकल्प है इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है मध्याह्न, गलत है। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन बी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी है इस कोई भी अक्षांश नहीं। इसका मतलब है कि 13वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग 14वां देखते हैं। 14वां है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो हम लोग कहेंगे देशांतर कहलाती है। सही है कि नहीं सही। चलिए तो 14वें का कौन सा सही हो जाएगा, 14वें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग 15वां देखते हैं। ठीक है, 15वां है, दो देशांतरों के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है एवं दो देशांतरों के बीच के क्षेत्रों को गोर कहा जाता है एवं इसके बीच निर्मित चतुर्भुज आकृति को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 15वें का कौन सा सही हो जाएगा, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र, ये हो जाएगा ऑप्शन डी गोरे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर, तो आपको पता होगा कि 15 देशांतर घूमने में 1 घंटे का समय लगता है और एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी के किसी भी स्थान से पूरब में जाने पर 15 देशांतर प्रति 1 घंटे या 1 देशांतर प्रति 4 मिनट की दर से वृद्धि पाई जाती है और पश्चिम में जाने पर इसी देशांतर से कमी पाई जाती है, इसी दर से कमी पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसका मतलब यह है 16वें का कौन सा सही हो जाएगा, 16वें का ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं 17वां।
17वां है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साल के 12 महीने विषुव की दशा पाई जाती है। तो इसमें विकल्प क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव, भूमध्य रेखा। इसका मतलब है कि 17वें का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 18वां है पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये देखा था कि ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान अंकित किया जाता है, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे या जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में भी कमी पाई जाती है, संवहनीय वर्षा में भी कमी पाई जाती है, और जैव विविधता में भी कमी पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 18वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 19वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सही है, ग्रीनविच से कोणीय दूरी को ही देशांतर तो कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। सही है, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वह विषुवत रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर क्या होती है, बिल्कुल न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी सही है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कुल देशांतरों की संख्या 180 है, गलत, कुल देशांतरों की संख्या 360 है। इसका मतलब ये है 19वें का ऑप्शन डी हो गया सही इसका उत्तर। उसके बाद 20वां प्रश्न है कुल अक्षांशों की संख्या है। ध्यान से समझिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, लेकिन यदि ये कहा जाए कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं तब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179, क्योंकि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश तो माना जाता है लेकिन इन्हें अक्षांश रेखाएं नहीं कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179 और अक्षांशों की संख्या है इनको भी जोड़कर 181। ठीक है, चलिए इसका मतलब है कि 20वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग 21वां देखते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है, आसान सा प्रश्न है। कुल देशांतरों की संख्या है 360। उसके बाद ये है विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि 22वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद 23वां प्रश्न है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो अभी मैंने बताया है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है और एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये है 23वें का कौन सा सही हो जाएगा, तो 23वें का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 24वां हम लोग देखते हैं मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों समांतर रेखाएं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्षांश तो समांतर रेखाएं होती हैं लेकिन देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पहला तो असत्य हो गया, ये सत्य नहीं है। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोनों ध्रुवों पर नहीं मिलती हैं। देशांतर रेखाएं तो ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं लेकिन अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि ये भी सत्य नहीं है। तीसरा है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेखा ये सही है, दोनों लंबवत काटते हैं। एक ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है, तो लंबवत काटेंगे कि नहीं काटेंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है अक्षांश और देशांतर से निर्मित चतुर्भुज जाल कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है और इसके बीच निर्मित चतुर्भुज आकृति को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो 25वें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 26वां प्रश्न है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा विभाजित करती है। ठीक है, तो मैंने बताया था 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया का सीमा विभाजन करती है। इसी प्रकार 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कनाडा और अमेरिका का सीमा विभाजन करती है। ठीक है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसका किसका करेगी, अमेरिका और कनाडा। कौन सा है, ऑप्शन सी कनाडा और अमेरिका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो 27वें का सही हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 28वां प्रश्न।
भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का प्रमाणिक समय माना गया है और यह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 6.5 घंटे पीछे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी यह इलाहाबाद व प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में लगभग 1 घंटे 57 मिनट का अंतर होता है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में और सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त गुजरात में होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका कौन सा सही हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से कितनी बार विचलित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह अर्धवृत्ताकार होती हैं, कहीं भी मोड़ी नहीं गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। इसलिए बीच बीच में जहां कहीं भी स्थल आ गया है, द्वीप आ गया है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है। और टोटल 4 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया, मतलब स्थलीय भाग में एक अलूसियन द्वीप पर, एक फिजी द्वीप पर, एक टोंगा द्वीप पर। तो 4 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 29वां का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 30। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, इसका मतलब यह है कि ये 0 डिग्री है, इससे 2 घंटे आगे 1, 2, इसका मतलब है कि ये 15 का मान लेते हैं, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30 आगे है, तो इसका मतलब यह है कि पूर्वी देशांतर होगा। तो सीधी सी बात है, काहिरा है तो कहाँ पर होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कौन सा सही हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है। 31वां प्रश्न है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है, ठीक है। ऑप्शन ए है 91 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार। तो 91 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश होता है? नहीं होता है। 90 अक्षांश तक तो ही तो होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। 45 डिग्री पूर्वी अक्षांश, अक्षांश पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश तो होता नहीं है, उत्तरी दक्षिणी अक्षांश होता है, इसका मतलब ये है कि बी भी गलत हो गया। सी है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका मतलब है कि 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 31वें का हो जाएगा ऑप्शन सी सही। हम लोग देखते हैं 32वां, भारत के किस राज्य में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं? मैंने अभी बताया था कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होती हैं वह सूर्य के सीधी किरणों की सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। इसके उत्तर में ना तो इसके दक्षिण में कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। तो इसमें क्या क्या विकल्प है? उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो हम लोग कहेंगे कर्क रेखा के उत्तर में है। इसका मतलब यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी? नहीं पड़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश में कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की तिरछी किरणें ही पड़ती हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं। 33वां प्रश्न है, ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्रों को दोनों गोलार्धों में शीतोष्णकटिबंधीय या टेम्परेट जोन कहा जाता है। और 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच के क्षेत्रों को दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंधीय क्षेत्र या फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रॉपिकल जोन का कौन कौन सा है? कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये सही है, ट्रॉपिकल जोन इसी को कहा जाता है। 33 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग 34वां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे कम होती है। और इसी आधार पे हम लोगों ने देखा था कि वास्तव में विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसका मतलब है कि पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक कहाँ पर होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। अब ये है 35वां प्रश्न, किन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए है ध्रुवीय क्षेत्रों में। अभी मैंने बताया था कि विषुवत रेखाओं में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा। जब सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर वाष्पीकरण में वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। जब वाष्पीकरण में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर संवहनीय वर्षा भी ज़्यादा होगी,
ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर ज़्यादा तापमान पाया जाता है और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा पाई जाती है वहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि विषुवत रेखा पर जब तापमान भी ज़्यादा पाया जा रहा है, संवहनीय वर्षा भी ज़्यादा पाया जा रहा है, तो जैव विविधता भी ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है। तो किन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। ये क्या है? ऑप्शन बी, विषुवतीय क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। तो ये अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न थे। ठीक है। और पूरा का पूरा इसमें आपको भूगोल पढ़ाया जा रहा है, तो यदि आप वीडियो शुरू से नहीं देख रहे हो तो आप वीडियो शुरू से देख सकते हो। और पूरा का पूरा इसके पहले अक्षांश एवं देशांतर को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था और 2 पार्ट में आया था, पार्ट ए पार्ट बी। अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हो तो अक्षांश एवं देशांतर से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ठीक है। तो प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।